हाँ, तो सभी बच्चे जितने भी क्लास 11th में पढ़ते हैं तो सभी बच्चों का मेरी क्लास में स्वागत है। तो जितने भी बच्चे देखिए बायोलॉजी के जितने भी बच्चे हैं तो बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका देखिए चैप्टर 2 चल रहा है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मैं इससे पहले इसकी 6 क्लास पढ़ा चुका हूँ। अब से पहले 6 क्लास पूरी कर चुका हूँ और आज हमारी 7वीं क्लास है। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है। तो सभी बच्चे मेरे लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें और संभव हो तो अपनी NCERT की बुक्स खोल लें, क्योंकि NCERT की बुक्स अगर आप खोल लेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। तो आज हम लेक्चर 7 की बात करते हैं कि मुझे लेक्चर 7 के अंदर मुझे पढ़ना क्या है। तो मेरा जो लेक्चर 7 है उस लेक्चर 7 में देखिए आज हम पढ़ेंगे स्लिम मोड्स को। हम स्लिम मोड्स को समझते हैं कि आखिर में स्लिम मोड्स क्या होते हैं, जिससे कहते हैं हम अपभंग कवक। तो ये स्लिम मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ क्या होते हैं और हमारे NCERT की बुक्स में क्या दे रखा है। तो जो भी कुछ हमारे NCERT की बुक्स में दे रखा है हम केवल NCERT की बुक्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ज़्यादातर सभी बच्चे जो हैं अपनी NCERT की बुक्स को देखें। तो देखिए आज हम देखते हैं स्लिम मोड्स को। अगर हम स्लिम मोड्स की बात करते हैं जिसे कहते हैं अपभंग कवक, तो देखिए स्लिम मोड्स की अगर बात करें तो स्लिम मोड्स की देखिए पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बात ये है कि हम इसको डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी कहते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, ठीक है। उसके अलावा हम इसे कहते हैं प्रोटिस्टन फंजाई। तो हम प्रोटिस्टन फंजाई इसलिए कहते हैं ये ऐसी कवक है जो हमारी प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखी गई है, इसलिए हम इसको प्रोटिस्टन फंजाई भी कहते हैं। तो डिकम्पोजर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चीज़ क्या है, किसी भी चीज़ को क्या करेगी, डिकम्पोज। तो मैं बात करता हूँ स्लिम मोड्स की। तो पहले हम गौर से देखिए स्लिम मोड्स को देखने के लिए कि जो मेरे प्लांट्स होते हैं, पेड़ों की जो बड़ी बड़ी टहनियाँ होती हैं, उसके अलावा पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती हैं, जो लकड़ियाँ सड़ बढ़ रही हैं, तो उसके ऊपर देखिए हमें इस प्रकार की ऐसी जो संरचना देखने के लिए मिलती है। तो इसी संरचना को मैं क्या कहता हूँ, स्लिम मोड्स। तो ये जो संरचना है यही क्या है मेरी स्लिम मोड्स, स्लिम मोड्स। तो ये देखो संरचना दिख रही है आपको, ये देखिए, ये देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए। तो इसी को मैं क्या कहता हूँ, स्लिम मोड्स या प्रोटिस्टन फंजाई। तो प्रोटिस्टन फंजाई कहते हैं। जब नाम फंजाई का आ जाता है तो हमें ऑटोमेटिक ये समझ में आना चाहिए कि अगर नाम फंजाई का आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है। तो फंजाई है तो इसका मतलब क्या है, क्लोरोफिल नहीं है। तो देखिए दूसरी बात, जब फंजाई की बात आती है तो मुझे यहाँ पर इनके बीच में देखने के लिए मुझे फ्रूटिंग बॉडी मिलेगी। तो मुझे यहाँ पर क्या, फ्रूटिंग बॉडी देखनी मिलेगी। तो डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन देयर बॉडी। अगर बात फंजाई की है तो क्लोरोफिल है ही नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब है क्या, ये अपने आप खाना नहीं बना सकते। जब अपने आप खाना नहीं बना सकते तो खाने के लिए उन्हें किसी न किसी के ऊपर क्या रहना पड़ेगा, डिपेंड रहना पड़ेगा। तो जो अपने आप खाना नहीं बना सकते हैं तो इनका मतलब है कि उनकी बॉडी के अंदर हमें क्लोरोफिल देखने के लिए नहीं मिलता है। तो थोड़ा हम हल्का सा आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ थी हमारी समझने योग्य, वो हमने समझा। अब देखिए थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं। तो NCERT को थोड़ा देखते रहें, क्योंकि ज़्यादातर कंसेंट NCERT का ही है, थोड़ा इधर उधर से है बात। NCERT देखिए, स्लिम मोड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइटिक हम उसे कहते हैं। तो स्लिम मोड की बात करते हैं तो ये एक सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। अगर हम ये कहते हैं सैप्रोफाइटिक मतलब क्या है कि वो एक क्या है, मृतोपजीवी है, यानी कि जो सड़ी गली चीज़ है उसके ऊपर क्या है, आश्रित है। तो इसका मतलब ये है कि डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक
मैटर। ठीक, सैप्रोफाइट्स का मतलब हुआ है डिपेंड ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर, तो सड़ी गली के ऊपर रहते हैं। तो दूसरा देखिए हम यहाँ पर और समझते हैं, द बॉडी मूव्स, इनका जो बॉडी होती है, जो इनकी जो बॉडी है, इसकी देखिए ये है इनकी बॉडी, ये है इनकी बॉडी। ठीक, ये है इनकी बॉडी। तो देखिए द बॉडी मूव्स अलोंग डीकेइंग ट्वेंस, इसकी मतलब ये है कि इनकी जो बॉडी होती है ये किस प्रकार से वृद्धि कर रहे हैं, ये अपनी वृद्धि का जो सड़ी गली, जो मेरे पेड़ हैं, पेड़ की जो सड़ी गली मृत टहनियाँ होती हैं, ठीक है, डीकेइंग सड़ी गली टहनियाँ, एंड लीव्स, और पेड़ है और पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं कि वो पेड़ टूट करके गिर जाते हैं और उनकी जो टहनियाँ होती हैं, तो उनकी जो स्टेम होते हैं वो देखो सड़ने लगते हैं और उनकी पत्तियां जो होती हैं वो भी सड़ने लगती हैं। तो उसी के ऊपर क्या है, ये देखिए आपको वृद्धि करती हुई मिलेंगी। ठीक है, एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, तो उस चीज़ का क्या करते हैं ये बच्चड़, मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी क्या है, जो चीज़ मर चुकी है तो उसी के ऊपर क्या करेंगे, ये वृद्धि करेंगे। तो ये वो है जो कि यही देखो लिखा है डीकेइंग ट्विंस, सड़ी गली टहनियों एंड लीव्स, पत्तियों पे, एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, उनके जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसे कहता हूं मैं ऑर्गेनिक मटेरियल। ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक कार्बनिक क्या है पदार्थ, कार्बनिक वस्तु है, उसी के ऊपर क्या, उसी के ऊपर निर्वाह करती है, उसी के ऊपर वृद्धि करेगी, उसी को एनगल्फ करेगी, यानी कि उसी को क्या करेगी, ये खाएगी। तो इसलिए मॉट्स क्या होती है, सैप्रोफाइट्स है और सड़ी गली पत्तियां लीव्स वगैरह है, उसके ऊपर क्या अपना जीवन निर्वाह करती है। अगर हम बात करते हैं, तो जब बात करते हैं प्रोटिस्ट की, तो प्रोटिस्ट के अंदर तो हमें प्रोटिस्ट के अंदर देखने के लिए बहुत सारे ऐसे जीव मिल जाते हैं जो कहीं न कहीं पर दो कैरेक्टर्स को रखते हैं। तो हम उसी प्रकार से बात कर रहे हैं आज हम इसलिए मॉट्स की। तो इसलिए मॉट्स भी कहीं न कहीं पर दो कैरेक्टर्स रखता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं स्लिम, तो इसके भी देखिए बोथ कैरेक्टर्स यहाँ पर देखने के लिए क्या मिल रहे हैं, इसके टू कैरेक्टर्स। ठीक, टू कैरेक्टर, एक तो हो इसके अंदर एनिमल कैरेक्टर्स, ठीक, और दूसरा होता है इसके अंदर फंजाई कैरेक्टर्स। यहाँ पर दो कैरेक्टर्स देखने के लिए मिले मुझे। अब एनिमल कैरेक्टर्स क्या है, एनिमल कैरेक्टर्स की बात करता हूं तो सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट। अगर हम एनिमल की कैटेगरी को देखते जाते हैं तो जितने भी मेरे ज़्यादातर एनिमल्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, मोस्टली रूप में अगर हम उससे बात करें तो उनमें देखने के लिए सेल वॉल नहीं मिलती है। तो सेल वॉल हमें उसमें देखने के लिए मिलती है जो कि एक प्लांट्स की कैटेगरी की तरफ आते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कैरेक्टर्स ऐसा मिल रहा है जो क्या है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट, ये एनिमल के जैसा कैरेक्टर है। दूसरी बात न्यूट्रिशन बाय इनिगेशन। अब इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं, इसका जो खाना है, इसके एक फीडिंग मैकेनिज्म है, वो एक इनिगेशन टाइप है, अर्थात फेगोसाइटोसिस, अपटेक सॉलिड मटेरियल। तो ये कैरेक्टर्स अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एनिमल्स की कैटेगरी में कहीं ना कहीं पर ये बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, हमें अगर यहाँ पर सेल वॉल देखने के लिए मिल रही है तो केवल इसके स्पोर लाइफ में देखने के लिए मिलेगी। पूरा जब इसकी होल बॉडी कंप्लीट अडल्ट हो जाता है वहाँ पर देखने के लिए मुझे सेल वॉल नहीं मिलती है। थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम फंजाई के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। अब दूसरा कैरेक्टर्स क्या है, फंजाई वाला, उस फंजाई कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर इस स्लिम मॉड्स की बात करता हूँ तो स्लिम मॉड्स की बात करें तो स्लिम मॉड्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो फंजाई जैसा हो रहा है। वो कैरेक्टर्स कुछ एनिमल जैसे मिल रहे हैं मुझे, ये कैरेक्टर मुझे फंजाई जैसे मिले, जैसे कि इनका रिप्रोडक्शन। दूसरी बात, स्पोर्स फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया, ये भी कैरेक्टर्स किसका है, इसका फंजाई का, ये फंजाई कैरेक्टर है। अर्थात इसके जो स्पोर्स हो रहे हैं वो स्पोरेंजियम बन रहे हैं, यानी कि ये है स्पोरेंजियम। यहाँ पर क्या बनना है, स्पोर्स, यहाँ पर क्या बनना है, स्पोर्स, 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 स्पोर्स। तो ये है मेरे पास क्या, स्पोरेंजियम, ये है मेरे पास क्या, स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम के बीच में इनसाइड में क्या बनना है, इनसाइड फॉर्मेशन किसका हो रहा है, स्पोर का। तो जब किसी स्पोरेंजियम के इनसाइड में स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो मैं उसे कहता हूं स्पोरेंजिया। ठीक, तो मैं उसे क्या कहता हूं, स्पोरेंजिया। और ये पूरा ही प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पोरुलेशन।
और पूरा ही प्रोसेस क्या कहलाएगा मेरा, स्पोरुलेशन। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्लिम मॉड्स की बात करें तो स्लिम मॉड्स में देखो थोड़ी बहुत कैरेक्टर कुछ एनिमल जैसे दिख रहे हैं और कुछ कैरेक्टर्स हमें क्या फंजाई जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे बोथ कैरेक्टर शो हो रहा है, थोड़ा हम और आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए फ्लैजेला एब्सेंट बट मूव थ्रू सीडोपोडिया। दूसरी कैरेक्टर्स बात है कि मुझे यहाँ पर कहीं पर भी फ्लैजेला नहीं मिल रहा है। ये देखो लिखा है फ्लैजेला एब्सेंट, फ्लैजेला नहीं, लेकिन बट मूव ये यहाँ से दूसरी जगह जा रही है, किससे, सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे ये सीडोपोडिया कहाँ पर मिल रहे हैं, ये सीडोपोडिया मुझे कहाँ मिल रहे थे, एनिमल्स की बात करता हूँ तो ये सीडोपोडिया मुझे कहाँ मिल रहे थे, अमीबा में, जो एनिमल जैसे कैरेक्टर है। तो सीडोपोडिया का मतलब क्या है, वो सीडोपोडिया से क्या मूव कर रही है। तो यहाँ सीडोपोडिया वाला कैरेक्टर्स क्या, मुझे एनिमल्स वाला मिल गया। दूसरी बात सेल वाल कंप्लीटली एब्सेंट, सेल वाल की बात करते हैं तो मुझे यहाँ पर इसकी पूरी बॉडी में नहीं देखने के लिए मिलेगी, बट सेल वाल प्रेजेंट इन देयर स्पॉट्स। अगर ये हैं इसके स्पॉट्स, ये देखिए ये हैं इसके स्पॉट्स, ये हैं इसके स्पॉट्स, ये हैं इसके स्पॉट्स। तो ये स्पॉट्स हैं, देखिए ये क्या है, इसके स्पॉट्स, ये क्या है, इसके स्पॉट्स, ठीक है, ये क्या है, इसके स्पॉट। तो इन स्पॉट्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मुझे देखने के लिए क्या मिल रही है, सेल वाल। तो यहां पर देखने के लिए मिल रही है सेल वाल। तो ये तो कर बट सेल वाल प्रेजेंट इन देयर स्पॉट्स। तो स्लिम मॉड्स की बात करें तो स्लिम मॉड्स के अंदर हम ये कहते हैं जो उसके स्पॉट्स होते हैं, बहुत छोटे जो स्पॉट्स है, उन स्पॉट्स में देखने के लिए मुझे सेल वाल मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे वो स्पॉट्स जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होकर के जैसे जैसे वो वृद्धि करेंगे तो जैसे जैसे वो स्लिम मॉड्स बनती जाएगी तो फिर उसकी बॉडी के अंदर में हमें कहीं पर भी देखने के लिए सेल वाल नहीं मिलेगी। तो फिर हमें कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी सेल वाल, लेकिन मैं उसकी मूव दे सकता हूँ। लेकिन वो मूव कैसे कर रही है, सीडोपोडिया के द्वारा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो वो मूव कैसे कर रही है, सीडोपोडिया के द्वारा। तो दीज स्पॉट्स एक्ट एज गैमीट, यही जो स्पॉट्स होते हैं, यही जो स्पॉट्स हैं, यही मेरे गैमीट की तरह काम करते हैं और इन्हें हम कहते हैं स्वर्म सेल्स। तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कि जो स्लिम मॉड्स होती है, स्लिम मॉड्स के जो स्पॉट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर्म सेल्स। तो स्पॉट्स को क्या कहते हैं, स्वर्म सेल्स। दूसरी बात, उसके स्पॉट्स में मुझे देखने के लिए क्या मिलती है, सेल वाल। तो उसके स्पॉट्स में देखने के लिए मुझे क्या मिलती है, सेल वाल। और इसी के जो स्पॉट्स हैं, ये स्पॉट्स हैं, ये स्पॉट्स हैं, ये स्पॉट्स, ये क्या है, एक गैमीट की तरह कार्य करते हैं, स्वर्म सेल्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं, एक गैमीट की तरह कार्य करते हैं। अब हम थोड़ा और हल्का सा पढ़ते हैं, अंडर सूटेबल कंडीशंस। अगर मैं बात करता हूं एक सही फेवरेबल कंडीशंस की, तो जो फेवरेबल कंडीशंस है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर अंडर सूटेबल कंडीशंस यानी कि फेवरेबल कंडीशंस की बात करता हूं। अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, दे फॉर्म, ये देखो एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब इकट्ठा होना, कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे ही कोई सूटेबल कंडीशन आ जाएगी, तो सूटेबल कंडीशन आ जाने के बाद इसके जो स्पॉट्स होते नहीं है, वो स्पॉट्स क्या होंगे, धीमे धीमे स्पॉट्स पास आ जाएंगे। फिर उसके अंदर देखने के लिए प्लाज्मोग्रामी मिलेगी, फिर कैरियोग्रामी मिलेगी, कैरियोग्रामी मिलेगी। फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मुझे देखने के लिए इसकी एक स्ट्रक्चर बन जाती है, और वो सारी संरचना जब इकट्ठी हो जाएंगी एग्रीगेट में, तो मैं उससे क्या कह देता हूँ, प्लाज्मोडियम। तो देखिए जब एक सूटेबल कंडीशन आ जाती है, अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म, ये बनाते हैं एन एग्रीगेशन, इकट्ठा होकर के एक संरचना, एंड कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। तो ये है देखिए मेरे पास स्पोर्स, ये देखिए ये है मेरे पास क्या, स्पोर्स। ये तो देखिए टू स्पोर कम इन कॉन्टैक्ट, दो स्पोर्स क्या हुए, एक कॉन्टैक्ट में आ गए, दो स्पोर्स क्या हुए, कॉन्टैक्ट में आए। तो यहाँ पर दो स्पोर्स कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। अब कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्या होगा, इनमें क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, एक का न्यूक्लियस इधर है, एक का न्यूक्लियस, अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी। हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है,
प्रोटोप्लाज्म का यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूजन। इसी को मैं क्या कहता हूँ, प्रोटो। देखो इसका प्रोटोप्लाज्म ये है, इसका, तो ये दोनों मिल गए, ठीक है। तो ये मेरे क्या हुआ, प्लाज्मोडेयम। उसके बाद जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ संरचना में, इसका एक न्यूक्लियस और ये था, दोनों न्यूक्लियस क्या हो गए, मिल गए, अर्थात यहाँ पर क्या हुई, कैरियोगेमी। अर्थात क्या हुई यहाँ पर, कैरियोगेमी, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक। अब यहाँ से धीमे धीमे करके मेरी ये संरचना बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही संरचना बनने के बाद अब इसमें क्या होगा, ये एग्रीगेट हो जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे यहाँ पर, एग्रीगेट। तो जैसे ही एग्रीगेट हो जाएंगे तैसे देखिए, एक ये हो गया एग्रीगेट, एक देखिए ये हो गया एग्रीगेट, एक देखिए ये हो गया, एक देखिए ये हो गया, एक देखिए ये हो गया, एक देखिए ये हो। तो ये मुझे क्या होंगे अब यहाँ पर, एग्रीगेट। एग्रीगेट अर्थात हम क्या कहते हैं, एक ग्रुप बना लिया। हम ये भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में उन्होंने क्या बना लिया, एक ग्रुप। तो ये जो ग्रुप इकट्ठा हो गया है, ठीक है, एग्रीगेशन फॉर्म, तो ये जो ग्रुप इकट्ठा हो गया इसी को हम कहते हैं क्या, प्लाज्मोडियम। इसी को मैं क्या कहता हूं, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये अब यहां पर स्पष्ट रूप से देख लीजिए, अब यहां पर स्पष्ट रूप इससे देख लीजिए स्पष्ट, ये क्या है, एक एग्रीगेशन रूप है, एग्रीगेशन फॉर्म, जिसे मैं क्या कहता हूं, प्लाज्मोडियम। एक सूटेबल कंडीशन बना है, तो एक सूटेबल कंडीशन बना है। तो यहाँ पर दूसरी बात यह है कि ये मेरा एग्रीगेशन होगा तो इसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक। दिस इज ए वेजिटेटिव स्टेज। अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक मेरी वेजिटेटिव स्टेज। पूरी वेजिटेटिव स्टेज तो है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, एक एग्रीगेशन बना दे। तो ये क्या है, मेरी एक वेजिटेटिव स्टेज है, अर्थात एक कायक अवस्था। अर्थात क्या है, कायक अवस्था, ठीक। देयर नेक्ड बॉडी इज पॉलीन्यूक्लिएटेड इन विच फिल्ड प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं बात करता हूं इसकी बॉडी की बात करूं तो इसकी बॉडी मुझे देखने के लिए बहुत सारे क्या मिलेंगे, केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है। तो मुझे यहाँ मिलेंगे पॉलीन्यूक्लिएटेड इन विच फिल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो इसके प्रोटोप्लाज्म में मुझे बहुत ज़्यादा क्या मिलते हैं, न्यूक्लियस। जैसे ये है, इसे देखिए, इसकी बॉडी, ये एक बॉडी है, एक बॉडी को देखता हूँ तो ये है प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर देखने के लिए मुझे क्या मिल रहा है, बहुत सारे क्या मिल रहे हैं, न्यूक्लियस। यहाँ पर मुझे देखने के लिए क्या मिल रहे हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसे क्या कहता हूँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इसलिए मैं इसे क्या कहता हूँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इसकी बॉडी देखो, ये लिखा है देयर नेक्ड बॉडी, उसे देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये है बॉडी, ये है बॉडी, ये है बॉडी, इसे देखिए, ठीक। देखिए देयर नेक्ड बॉडी इज पॉलीन्यूक्लिएटेड। ये देखो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4, इसे कहता हूँ मैं पॉलीन्यूक्लिएटेड। तो पॉलीन्यूक्लिएटेड इन विच, जिसमें फिल्ड प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंतर्गत ये क्या भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म। ये देखो, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पॉलीन्यूक्लिएटेड है। दूसरी बात, प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। तीसरी बात, इसकी मुझे स्ट्रक्चर्स को देखता हूं तो मुझे इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, एक अमीबा जैसी, अमीबा जैसी दिख रही है मुझे स्ट्रक्चर। गौर से देखिए, स्ट्रक्चर्स को गौर से देखिए आप, स्ट्रक्चर्स गौर से देखिए। मैं देखिए इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए अमीबा जैसी, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी। तो इसके स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं, मुझे अमीबा जैसी स्ट्रक्चर लग रही है। इसके मुंह इन सूडोपोडिया से होती है। ये क्या है, इसके अमीबा जैसे क्या है, ये सूडोपोडिया। तो अमीबा जैसी इसकी बॉडी है। तो इसी के बारे में देखो हम ये समझते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं तो बट सेल वॉल इन नॉट एब्सेंट। मुझे इसकी बॉडी में कहीं पर भी सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन सेल वॉल हमें देखने के लिए कहाँ मिल रही थी, इस स्पोर कंडीशन में। तो इसके लिए सबसे मेन बात ये हो गई कि मैं स्लिम मॉड्स की बात करता हूं तो स्लिम मॉड्स की जो स्पोर लाइफ है, जो स्पोर है, वहां मुझे सेल वॉल देखने के लिए मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोथ करता जाएगा और एक अपनी स्ट्रक्चर्स में आ जाएगा तो यहाँ पर सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिली। और इसकी संरचना मुझे देखने के लिए बिल्कुल कैसी मिल रही है, अमीबा जैसी, अमीबॉइड स्ट्रक्चर्स। तो ये सारा काम कब हो रहा है, एक सूटेबल कंडीशंस में।
तो सूटेबल कंडीशंस में ये क्या बना रहे हैं, सूटेबल कंडीशंस में ये क्या बना रहे हैं, प्लाज्मोडियम। तो ये क्या बना रहे हैं, प्लाज्मोडियम। सब प्लाज्मोडियम क्या है, एक एग्रीगेशन रूफ। प्लाज्मोडियम क्या है, एक एग्रीगेशन रूफ, एक एग्रीगेशन फॉर्म, एक एग्रीगेशन रूफ। तो प्लाज्मोडियम क्या है, एक एग्रीगेशन, वो है मेरा एक और ये है अनेक, मिलकर के एग्रीगेशन। इतनी बात को ध्यान रखें आप। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जो इसके फेवर के नहीं है, वो तो फेवर वाली कंडीशन थी। फेवर वाली कंडीशन वो होती है, जैसे मान लीजिए गर्मी के दिनों में अगर हम बात करें तो जून का महीना होता है, तो जून में बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, धूप, गर्मी पड़ती है। तो बाहर अगर हम बिना कपड़े के जाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। तो मेरे लिए सूटेबल कंडीशन क्या है, मेरा घर एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ, वो है मेरे लिए क्या, एक सूटेबल। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं इस स्लिम मॉड्स की। अब सूटेबल कंडीशन में तो क्या हुआ, सूटेबल कंडीशन में क्या हुआ, वो एग्रीगेट हो गए और उन्होंने प्लाज्मोडियम बना लिया। अब अनफेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं जो सूटेबल नहीं है। तो अनफेवरेबल कंडीशंस देखिए, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट। अब यहाँ पर क्या होंगे, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होने लगेंगे। देखिए ये है प्लाज्मोडियम, बहुत सारे हैं, देखिए ये है प्लाज्मोडियम, ये फेवरेबल कंडीशन बनी। अब इन फेवरेबल कंडीशन में क्या होंगे, ये डिफरेंशिएट, प्लाज्मो कंडीशन डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी, और ये अलग अलग होने लगे। देखो अब ये बनाने लगे क्या, फ्रूटिंग बॉडी। अब देखो इसमें क्या बनाने लगे, ये फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। अब ये क्या बनाने लगे, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक। अब ये क्या बनाने लगे, फ्रूटिंग बॉडी। ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके आप समझ लो, ठीक। अब देखो ये, ठीक, ये है। तो ये देखो फ्रूटिंग बॉडी अब बनने लगी यहाँ पर, इसी को मैं क्या कहता हूँ, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक। तो फ्रूटिंग बॉडी बना रहे हैं कब, अनफेवरेबल कंडीशंस में। अब देखिए फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट द टिप, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी बन गई है, अब इसकी क्या बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी को देखिए ये बन गई है, इसे देखिए यहाँ पर देखते हैं बड़ा करके, ये है मेरे पास फ्रूटिंग बॉडी, इसे देखिए। अब इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मुझे क्या दिख रहे हैं, स्पोर्स। तो स्पोर्स प्रेजेंट इन फ्रूटिंग बॉडी, तो फ्रूटिंग बॉडी इज बियरिंग स्पोर्स एट द टिप। तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए क्या बोला, स्पोर्स। इन स्पोर्स को देखिए ये मैंने निकाल कर रख लिया, स्पोर्स, ये है एक स्पोर्स, ठीक। तो द स्पोर्स पोसेज ट्रू वाल्स, सेल्यूलोजिक सेल वाल्स। तो यहाँ पर देखने के लिए हमें क्या मिल रही है, सेल्यूलोजिक सेल वाल, ठीक। इसके स्पोर्स लाइफ में। दूसरी कंडीशन, तो ये मेरे पास देखिए जो धीमी धीमी जो स्पोर्स है, इसे मैं कहता हूँ स्पोरेंजियम, इसे मैं क्या कहता हूँ, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजिया के अंदर किसका निर्माण हो रहा है, स्पोर्स का। तो मैं इसे कह सकता हूँ स्पोर्स प्रेजेंट इनसाइड स्पोरेंजियम, इट इज नॉन एज स्पोरेंजिया। तो हम सारी चीज़ों को मिलकर के क्या कहेंगे, हम इसे स्पोरेंजिया कहेंगे। तो देखिए हम स्पोरेंजियम की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए धीमे धीमे डेवलप हो रहे हैं। अब मेरे पास ये स्पोर्स बन गए, स्पोर्स की दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, ये देखिए एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस। ये जो स्पोर्स बन रहे हैं इसके स्लिम मॉड्स के जो स्पोर्स बन रहे हैं, ये देखो लिखा है एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। ये बहुत ऐसे टेम्परेचर को, बहुत ही ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर का, उस टेम्परेचर को क्या, एक उस टेम्परेचर को झेल सकते हैं, एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है, अर्थात इसके अंदर वो प्रतिरोध की क्षमता है जो हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं। ये क्या है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। दूसरी बात, दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, ये कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। इवन एडवर्स कंडीशन, किसी भी विषम परिस्थिति अगर आ जाए तो हम ये कह सकते हैं ये काफ़ी सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। किसी भी विषम परिस्थिति आ जाए तो उसमें भी क्या है, आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं किसी भी एडवर्स कंडीशन में। दूसरी बात, दीज स्पॉट्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। दूसरी बात देखिए, ये है अगली बात कि ये मेरे पास देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है, उस पेड़ की सड़ी गली जो टहनियाँ होती हैं
उस सड़ी गली टहनियों के ऊपर ये स्लिम मॉड्स की फ्रूटिंग बॉडी बनने लगी। ये स्लिम मॉड्स की क्या बनने लगी? फ्रूटिंग बॉडी, जो सड़ी गली हैं, सड़ी गली पत्तियाँ वहाँ पर। अब ये सड़ी गली पत्तियाँ जो है ना, तो इनके अंदर मुझे स्पॉट्स बनने हैं। अब जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे ही स्पॉट्स पक जाएगी, जैसे ही फ्रूटिंग बॉडी मेचर हो जाएगी, फ्रूटिंग बॉडी पूरी पक हो जाएगी, तो जैसे ही वो फ्रूटिंग बॉडी परिपक्व जब हो जाती है, पक जाती है, तो वो फट जाती है। फटने के बाद क्या होती है? स्पॉट्स गिर जाते हैं इधर उधर। ये देखो फट गई है, स्पॉट्स गिर गए। अब जैसे यहाँ पर स्पॉट्स, अब ऐसे हवा चलने लगी है, इधर हवा चल रही है, उधर हवा चली, तो हवा के सहारे से क्या होता है? ये उड़ते जाते हैं। हवा के सहारे से क्या हो गए? ये उड़ते जाएंगे। तो यही तो कहा है इसका, देखो इधर लिखा है दीज स्पॉट्स आर डिस्पर्स्ड। ठीक, ये क्या होता है? डिस्पर्स्ड बाई एयर करंट। हवा की धारा के साथ हवा जिधर चल रही है उधर ही उड़ते चले जाएंगे, और धीमे धीमे जहां गिरेंगे जाकर के, जहां पर गिरेंगे वहीं पर ये वृद्धि करे। और ये काफी इधर को लिखा है दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर, और ये कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो कई सालों तक ये सर्वाइव कर देंगे। जैसे इन्हें सही कंडीशन मिलेगी, ये धीमे धीमे प्लाज्मोडियम बना लेंगे। तो प्लाज्मोडियम बना लेंगे, फिर अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन धीमे डिफरेंस हो जाते हैं, और इसमें क्या? फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनेंगे? स्पॉट्स। इस प्रकार से कंडीशन में हमारा स्लिम मॉड्स के बारे में ये चीज देखिए चलती रहती है। तो ऐसे करके हम यहां पर ये चीज जान चुके हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं प्रोटोजोन्स के बारे में, कि अब हम थोड़ा देखते हैं प्रोटोजोन्स की, कि आखिर में प्रोटोजोन्स क्या है। देखिए ये सारी संरचना जो तुम्हें दिख रही है, ये सारी संरचना देखिए, इन्हीं को मैं क्या कहता हूं? प्रोटोजोन्स। इन्हीं को मैं क्या कहता हूं? प्रोटोजोन्स। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स की अगर बात करते हैं, तो प्रोटोजोन्स के लिए देखने के लिए देखिए हमें सब यूनिसेल्युलर मिलते हैं, और सभी क्या है? मेरे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम कहते हैं एक कोश की जीव। तो थोड़ा हम प्रोटोजोन्स के बारे में 2-3 शब्द हैं, उनकी बेसिक नॉलेज समझते हैं, फिर इनके प्रोटोजोन्स के हम क्या करेंगे? थोड़े क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो थोड़ा हम प्रोटोजोन्स के प्रकार को समझेंगे बाद में। पहले हम समझते हैं कि आखिर में जो प्रोटोजोन्स हैं, इनके बारे में सामान्य जानकारी हमारी बुक्स में क्या दे रखी है, थोड़ा हम उसे पढ़ते जाते हैं। देखिए, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब है कि डू नॉट सेल्फ प्रिपेयर फूड। हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप खाना नहीं बना सकते, पहली बात। दूसरी बात, एंड लिव एज प्रीडेटर्स या पैरासाइट्स। जो अपने आप खाना नहीं बना सकते, वो एक प्रीडेटर्स के रूप में या पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। सर, ये प्रीडेटर्स क्या? प्रीडेटर उसे कहते हैं जो किसी को मार के खाता है। जैसे मान लीजिए एक शेर है, अगर शेर की बात करता हूं तो शेर किसे मार के खाएगा? बकरी को। तो बकरी क्या है? बकरी है प्रे, और प्रीडेटर कौन है? शेर। तो शेर उसे मार के खा रहा है। तो ये क्या है? छोटे छोटे, जो बहुत छोटे छोटे जंतु तो उन्हें मार करके खाते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे? प्रीडेटर। या किसी के ऊपर पैरासाइट्स के रूप में रहेंगे। तो ये है इनकी पहली कंडीशन। दूसरी बात, दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। देखिए, यह विश्वास किया जाता है, दे आर बिलीव्ड की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर यह विश्वास किया जा सकता है कि जो मेरे एनिमल्स हैं, उस एनिमल्स के जो प्रिमिटिव रिलेटिव हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं जो मेरे एनिमल्स हैं उनके प्रिमिटिव रिलेटिव हैं। उनका प्रिमिटिव रिलेटिव मतलब सबसे पहले जो पृथ्वी पर धीमे धीमे आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से जो मेरे आज बड़े दिख रहे हैं, जो मेरे बड़े एनिमल्स दिख रहे हैं, इन सब के क्या है? ये प्रिमिटिव क्या है? रिलेटिव है। उनका कहीं न कहीं से इनसे रिश्ता बनना है, और धीमे धीमे मेरी लाइफ की शुरुआत हो रही है। अब हम थोड़ा देखिए और इसके बारे में हल्के से समझते हैं कि जो प्रोटोजोन्स हैं, जो मेरे एनसीईआरटी की बुक्स में, उस एनसीईआरटी की बुक्स में देखते हैं कि यहाँ पर प्रोटोजोन्स को जो है उन्होंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। इसके क्लासिफाइड को अगर हम देखते हैं तो एनसीईआरटी की जो हमारी बुक्स है उसमें उन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहली, एक तो होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जिनकी संरचना अमीबा जैसी होती है। कुछ होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स वो होंगे जिनकी बॉडी के अंदर मुझे फ्लैजिला मिलेगा।
और फिर सीलिएटेड प्रोटोजन्स। सीलिएटेड प्रोटोजन्स वे होते हैं जिनकी बॉडी मुझे देखने के लिए सीलिया मिलेगा, ये सीलिएटेड हो गए। और दूसरे स्पोरोजन्स। स्पोरोजन्स वो होते हैं जिसकी बॉडी एक स्पोरोलाइक होती है, वो मेरे स्पोरोजन्स में आ जाते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स है, उस एनसीईआरटी की बुक्स में जो प्रोटोजन्स हैं, उन प्रोटोजन्स को इन्होंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। उन प्रोटोजन्स को क्या किया है इन्होंने? 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो आज हम देखते हैं कुछ है, तो आज के हम प्रोटोजन थोड़ा अमीबॉइड प्रोटोजन्स के ऊपर थोड़ी आज हम बात करेंगे। देखिए, अमीबॉइड प्रोटोजन्स, जैसे कि इसके नाम से ही संबंध दिख रहा है अमीबॉइड, ये ऐसे प्रोटोजन्स हैं जो कहीं न कहीं अमीबा से क्या रखते हैं? संबंध। इसकी बॉडी अमीबा जैसी हो सकती है, इसके हवा बहुत सारे, तो ये वो प्रोटोजन्स जो कहीं न कहीं अमीबा जो होते हैं, जितने भी सारे अमीबा की अगर बात करते हैं तो मुझे सारे के सारे अमीबा की बात करते हैं, जितने मेरे अमीबा कैटेगरी में आने वाली स्पीशीज हैं वो सभी मुझे यहाँ पर इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। तो इनकी बॉडी क्या है? बिल्कुल अमीबा जैसी व्यवहार करती है, उसी की स्पीशीज है, उसी को मैं कहता हूँ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो ये है इनकी, देखिए बॉडी, इनकी बॉडी ये है बॉडी। तो ये है इनकी इस प्रकार की बनी हुई बॉडी एक वाटर के साथ में। तो देखिए, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर। अगर मैं बात करता हूँ इस ऑर्गेनिज्म की, तो पहली बात ये मुझे देखने के लिए फ्रेश वाटर मिलेंगे। फ्रेश वाटर हम उसे कहते हैं जहाँ पर साल्ट की मात्रा न के बराबर, ऐसा पानी जिसमें साल्ट की मात्रा नहीं है, उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर। दूसरी बात, सी वाटर में भी मुझे देखने के लिए मिलेंगे, कुछ सी वाटर इस प्रकार का है तो हमें सी वाटर में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अगली बात, एंड मोस्ट सॉल, और हमें ऐसी जगह पर भी मिल जाएंगे जहाँ की जो मिट्टी है वो नम मिट्टी है, सीलन है, उस मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी है, वहाँ पर मिट्टी है, हल्का सा पानी सा दिख रहा है, नमी है, तो हमें वहाँ पर भी देखने के लिए ये मिल जाती है। ये है इनकी हैबिटेट, इनकी ये क्या है? हैबिटेट, ये हमें वहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। दूसरी बात देखिए, दीज आर फाउंड इन फ्री लिविंग। अगर हम बात करते हैं तो ये एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात स्वच्छंद है। फ्री लिविंग का मतलब एक फ्री स्टाइल की तरह हम कह सकते हैं, स्वच्छंद है, जो आसानी से हमें जो वाटर है उस वाटर में हमें आराम से घूमते हुए और फ्लोट करते हुए हमें आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए, दीज ऑर्गेनिज्म आर एंडोपैरासाइट्स। हमें ज़्यादातर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट। अर्थात एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड क्या? बॉडी। तो ऐसा ये पैरासाइट्स मुझे दिख रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं क्या एक पैरासाइट्स के रूप में रहता है, तो उसी में कहता हूँ क्या? एंडोपैरासाइट्स। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो है मेरे पास, इसे हम देखिए, आप स्ट्रक्चर्स को देखिए। तीसरी बात देखिए, स्यूडोपोडिया जिसे हम कहते हैं फॉल्स फीट, देखिए ये है स्यूडोपोडिया, ये है हमारे स्यूडोपोडिया, ये है देखिए स्यूडोपोडिया, ये है देखिए स्यूडोपोडिया, ठीक। तो ये है स्यूडोपोडिया जिसे मैं कहता हूं फॉल्स फीट। तो यहां पर हमें देखने के लिए क्या ये मिल जाते हैं, तो स्यूडोपोडिया देखने के लिए मिल जाते हैं। आखिर में ये स्यूडोपोडिया करते क्या है? इसका कुछ न कुछ काम तो है, ठीक है। फॉर हेल्प इन लोकोमोशन, पहला काम इनका ये है कि ये हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, और हम ये कह सकते हैं ये कहीं न कहीं पर हमें ये कह सकते हैं कि ये हमें कहाँ पर मिलेंगे देखने के लिए? हमें लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। ये लोकोमोशन में क्या करते हैं? हेल्प। उसके अलावा फॉर कैप्चर देयर प्रे या फूड, उसके अलावा ये वाटर में जा रहे हैं तो कहीं न कहीं पर ये जो हैं, हम ये कह सकते हैं ये जो है कहीं न कहीं पर इनको हेल्प करते हैं। तो ये जो है इसके खाना को लिए हेल्प करते हैं। तो कोई शिकार है, शिकार को पकड़ने में हेल्प करेंगे। दूसरी बात, कहीं पर भी जो खाना है उस खाने को भी ये पकड़ने में क्या करते हैं? हेल्प। तो ये अपने शिकार को या खाने को पकड़ने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं पर इस चीज़ को लिए हेल्प करते हैं, खाने के लिए हेल्प करते हैं और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस की, तो अगर मैं बात करता हूँ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की, तो वैसे तो ज़्यादातर देखने के लिए मुझे यूनिन्यूक्लिएट मिलेंगे, मतलब ऐसे जीव मिलेंगे जिनके अंदर में केवल एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक। और जिनके अंदर केवल एक न्यूक्लियस होता है उसे हम कहते हैं यूनिन्यूक्लिएट। तो ज़्यादातर हमें देखने के लिए एक न्यूक्लियस वाले मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्सेप्शन ऐसे मिल जाते हैं कि जहाँ पर मुझे देखने के लिए ऐसे मिल जाते हैं उसमें न्यूक्लियस क्या होते हैं, थोड़े अधिक होते हैं। जैसे कि मल्टी न्यूक्लिएट की बात करता हूँ तो ऐसे मिल जाते हैं, जैसे कि पैलोमिक्सा, ये इसी से आते हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसे मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये क्या है, एक हेटेरोट्रॉफिक है और होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक का मतलब क्या है, किसी भी अगर इसके पास में मान लीजिए इसके पास में कुछ ये चीज़ आ गई तो ये क्या करेगा, धीमे धीमे क्या करेगा, ये उसे अंदर ले लेगा, अंदर लेकर के धीमे धीमे फूड को, यानी कि हम ये कह सकते हैं इनिगेशन ऑफ फूड। तो पहले सबसे पहले जो खाना है उस खाने को ये यहाँ पर धीमे धीमे करके अपने बॉडी के अंदर ले जाएगा, ठीक, बॉडी। अब जैसे ही खाना पहले बॉडी के अंदर लेके जाएगा फिर खाने का क्या होगा, डाइजेशन। तो होलोजोइक हम उसे कहते हैं पहले किसी भी खाने को लेकर के बॉडी के अंदर जाए, बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या उसके ऊपर विभिन्न एंजाइम्स काम करते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसका पाचन होता है, जैसे हमारी बॉडी में होता है। तो इनिगेशन ऑफ फूड यानी कि भोजन का अंतर्गत करता है, उसके बाद देन डाइजेशन, उसके बाद खाने का क्या होता है, पाचन। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक तो है लेकिन बट होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अगले देखिए कंडीशन में, अब देखिए मैराइन फॉर्म्स की बात करते हैं तो कुछ मैराइन फॉर्म्स ऐसे आते हैं कि हमें यहाँ पर सिलिका सेल्स मिल जाती है उसकी बॉडी सरफेस पे। तो कुछ न कुछ जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं उसकी कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जो मुझे समुद्र के अंतर्गत मिलती हैं, तो उसकी जो शरीर होता है उस शरीर की जो बाहर की जो सरफेस होती है जिसे मैं आउटर सरफेस कहता हूँ, वो किसी न किसी से हम कह सकते हैं समुद्र में है, तो इसलिए वो किसकी बनी होती है, सिलिका सेल्स की। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, उसकी सरफेस पर हमें सिलिका सेल्स देखने के लिए मिल जाती है जब वो मैराइन होते हैं तब। अब रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो रिप्रोडक्शन देखिए मुझे यहां पर असेक्सुअल भी मिल रहा है देखने के लिए और मुझे यहाँ पर सेक्सुअल भी मिल रहा है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में आने वाली जो बहुत सारी स्पीशीज होती हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो वो स्पीशीज होती है उन स्पीशीज के अंतर्गत हमें अलैंगिक जन्म, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा देखने के लिए और मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। अलैंगिक रूपक अब बात करते हैं असेक्सुअल की, तो असेक्सुअल होता कैसे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए हमें मिलेगा यहाँ पर बाइनरी फिशन के लिए या मल्टीप्लीकेशन फिशन। तो इस प्रकार से हमें देखने के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाता है। देखो मल्टीप्लीकेशन में ऐसा होता है कि मल्टीप्लीकेशन में जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास एक ऑर्गेनिज, ये है मेरे पास क्या अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ये है हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, कोई स्पर्श, ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अब हम बात करते हैं धीमे धीमे इसमें क्या मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा सेल्स बनती हैं। मल्टीप्लीकेशन का मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स बनेंगी। तो ये देखिए क्या बन गई, क्या बन गई, ये मैनी सेल्स, ये क्या बन गई, मैनी सेल्स। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेल्स बन जाती हैं। तो ऐसे करके बन के अब प्रत्येक सेल्स क्या है, अलग अलग हो जाएगी और अपना काम करेगी। बाइनरी फिशन में क्या होता है, बाइनरी फिशन में ये होता है कि मेरे पास कोई एक सेल है, मान लीजिए ये है मेरे पास एक सेल, इस एक सेल्स की बात करें तो इस सेल का पहली पुत्र क्या, पहली पुत्र क्या हुआ इसका पहली पुत्र क्या हुआ आपका, पहली पुत्र इसका क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैरियोगेमी हुआ, कैरियोगेमी, ठीक। तो दूसरी बात में अब यहाँ पर इसमें पहले न्यूक्लियस का हुआ डिवीजन, ठीक है, न्यूक्लियस के बाद क्या हुआ
अब यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होकर देखो अलग अलग हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस क्या हो गया मेरा, अलग अलग हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब यहाँ से क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जिसे कहता हूँ साइटोकाइनेसिस, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक। तो ऐसे करके मेरी एक से दो सेल्स बन गई। तो बाइनरी का मतलब होता है द्वि विखंडन या द्वि खंडन, ठीक है, द्वि विखंडन, ठीक है। बाई का मतलब बाई का मतलब होता है टू 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 टू, ठीक। तो यहाँ पर मुझे एक सेल से दो सेल्स बन जाती हैं। एक सेल से कितनी सेल्स बन जाती हैं, दो, जिसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की जो स्पीशीज होती हैं उसमें हमें देखने के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। वो बाइनरी फिशन भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशंस भी हो सकता है। उसके अलावा हम देखते हैं कुछ स्पीशीज की बात कर रहे हैं। कुछ स्पीशीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय सिनगेमी टाइप इन सम स्पीशीज। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की कुछ स्पीशीज की बात करें, सारी की नहीं, कुछ स्पीशीज की बात करें, उन स्पीशीज में मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिल जाता है, बट वो कैसा होता है, सिनगेमी टाइप का। तो हमें कुछ स्पीशीज में देखने के लिए मिल जाता है, सब में नहीं, कुछ में, लेकिन मोस्टली केस में हमें असेक्सुअल ही देखने के लिए मिल जाता है। कुछ एक्सेप्शन में यहाँ पर हमें देखने के लिए हम सिनगेमी मिल जाएगा। अब हम देखते हैं, देखिए सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंटा अमीबा पैरासाइट्स। एंटा अमीबा पैरासाइट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। एक तो देखिए है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका और एक है एंटा अमीबा जिंजीवेलिस। ये क्या हैं, ये सब क्या हैं, ये सब क्या है भैया, एंटा अमीबा पैरासाइट, यानी कि इस जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमारे दे रखे हैं, इन्हें हम देखिए समझते हैं। तो पहले हम बात करते थे एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका की, तो अब हम बात करें एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका की। तो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका की बात करें तो देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज फाउंड इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एज पैरासाइट्स। तो देखिए एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका की बात करते हैं तो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका पहली बात ये मुझे देखने के लिए कहाँ पर मिलता है, जो मानव होता है उस मानव की इंटेस्टाइन में एक पैरासाइट्स के रूप में रहता है। तो उसकी इंटेस्टाइन में क्या रहता है, पैरासाइट के रूप में। ये है देखिए एक मानव, और ये मानव की बनी हुई है क्या, इंटेस्टाइन। ये क्या बनी हुई है, इंटेस्टाइन। इस इंटेस्टाइन को जब आप अंदर से देखोगे तो मुझे इंटेस्टाइन के अंदर देखिए ऐसे मिलेंगे देखने के लिए। ये देखिए आंतों में। तो पहली बात एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका की बात करता हूं, वो मानव की आंत में लाए एक परजीवी के रूप में, वही तो देखो कहा है यहाँ पर, फाउंड इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एज पैरासाइट्स। दूसरी बात इट विल कॉज अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। तो जब ये मेरी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो भैया हमें कहीं न कहीं पे क्या होगा, हमने कोई कंटामिनेटेड, कोई गंदा संदा पानी पी लिया, कंटामिनेटेड वाटर है, उस कंटामिनेटेड वाटर में कहीं पर भी एंटा अमीबा जो हिस्टोलिटिका हैं, तो जो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका है उस एंटो अमीबा हिस्टोलिटिका की अगर बात करें तो उसके जो होते हैं ना, क्या जो एंटोमा हिस्टोलिटिका है, तो वो कहीं न कहीं से कंटामिनेटेड वाटर पी लिया और वो मेरी बॉडी के अंदर पहुंच गए, तो आंतों पहुंच जाएंगे। आंतों पहुंचने में क्या हुआ, मुझे पेचिस कर देंगे, मुझे क्या कर देंगे, पेचिस। वही तो क्या है, इससे पेचिस कर देंगे, या हम इससे कहते हैं अमीबाइसिस, क्योंकि अमीबा की वजह से हो रहा रोग, इसलिए मैं इसे अमीबाइसिस कह सकता हूँ, या मैं इसे कह सकता हूँ अमीबा पेचिस। तो ये देखिए मेरे बॉडी के अंदर पहुंचेंगे तो इस प्रकार के रोग करते हैं। ये हमारा एंटोमीबा हिस्टोलिटिका का था उदाहरण। और दूसरा देखिए उदाहरण है हमारा एंट अमीबा जिंजीवेलिस। तो एंट अमीबा जो जिंजीवेलिस है, हम इसे ये भी कह सकते हैं माउथ अमीबा। एक ऐसा अमीबा, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के आने वाले एक ऐसी अमीबा की स्पीसीज है जो मेरे मुंह के अंदर देखने के लिए मुझे मिल जाएगी। तो जो मुंह के अंदर मुझे देखने के लिए मिल जाता है मैं कहता हूँ माउथ अमीबा, और मेरे मुंह के अंदर मिल रहा है तो मैं उसे माउथ अमीबा बोल दूंगा। देखिए, तो देखिए दिस पैरासाइट इज फाउंड इन टार्टर ऑफ टीथ, ठीक, टू कॉज डिसीज पायरिया। ये है देखिए, ये देखिए टार्टर ऑफ टीथ, ये है देखिए टूथ, ये है हमारे दांत, ठीक है, ये हमारे दांत दिख रहे हैं, ये हमारे दांत दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए मिलेगा, यहाँ पर मिलता है, इन जगहों में मिलता है।
ठीक। ये देखिए यहाँ पर मिलता है हमें देखने के लिए, ठीक। ये देखिए यहाँ पर देखिए क्या, ये अपना कब्जा कर लेगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिल जाएगा टार्टर ऑफ टीथ, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये माउथ अमीबा है, या हम इसे एंटामीबा जिंजीविलिस कहते हैं, तो मेरे मुंह के अंदर चला जाएगा, मेरे दांतों में बीच में सड़न पैदा कर देगा, और हम देखते हैं कुछ ही दिनों बाद हमारे दांत पीले पीले हो जाते हैं, तो जिसे हम कहते हैं दांतों का पायरिया रोग। तो हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या मिल रहा है भैया, पायरिया रोग मिल रहा है। इससे मुझे क्या बीमारी हो रही है, तो ये सारी चीज़ क्या है, एंटामीबा जिंजीविलिस की वजह से होने वाले ये रोग हैं जो हमने कुछ बताए। आज की लेक्चर का हमारा यही फिनिश होता है। आज का हमारा लेक्चर जो था उसका हमारा यहीं पर क्या होता है, फिनिश। अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय।